अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन। और आज हम वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन की इस वीडियो के अंदर ENG 101 की मिड टर्म की प्रिपरेशन करेंगे। और डियर स्टूडेंट्स, ये फाइल जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने कैमरे से फाइल को क्रिएट किया है, यानी कैमरे से मैंने जो वीडियो उसको बनाया हुआ है। बहरहाल ये फाइल आपकी डिपेंड करती है लेक्चर नंबर 11 से लेक्चर नंबर 22 तक, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह जो 1 से लेकर 11 तक या 1 से लेकर जो 10 तक लेक्चर्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। वो भी इंशाल्लाह मैं देखूंगा कि अगर मेरे पास टाइम हुआ तो मैं कैमरे से बना दूंगा, अदरवाइज आपको जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है वो बहुत जल्दी इंशाल्लाह चैनल पर मिल जाएगी। इस फाइल के अंदर आपको तमाम तर चीज़ें जो है वो मिल जाएंगी, लाइक आपके MCQs आएंगे, आपके शॉर्ट क्वेश्चन, आपका इंपॉर्टेंट कंटेंट क्या है, तमाम तर चीज़ें आपको मेरी इस वीडियो के अंदर मिल जाएंगी। तो वीडियो को देखें और इसके अलावा प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को, ताकि आपके साथ मैं करंटली पेपर जो है मैं आपके साथ अगर शेयर करूं तो फिर आपको उसका जो नोटिफिकेशन है वो बड़ी जल्दी मिल सके। थैंक यू सो मच। अब आप वीडियो को जो है वो देखिए। अगर ये तैयारी कर लेंगे तो आपके तकरीबन 80 to 90% जो नंबर है वो आने के चांसेस पक्के हो जाएंगे। इसके अलावा मैं आपको एक और बात बताता चलूँ कि इंशाल्लाह इसी चैनल पर मैं आपके लिए ग्रैंड क्विज की जो साबका फाइल है, यानी 2020 में जो पास पेपर क्वेश्चन थे वो हुए थे, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। जो करंटली क्वेश्चन आ रहे होंगे वो भी आपके साथ इसी चैनल पर मैं शेयर कर दूंगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो काइंडली इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त तौर पर मिल सके। सब्सक्राइब को प्रेस करने के बाद आपने बेल आइकन पर लाजमी प्रेस कर देना, ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है मिल सके। चलते अपनी तैयारी की तरफ। आप सबको पता है कि आपकी जो इस टाइम एग्जाम जो आपका जो सिलेबस आया हुआ है वो आपका लेक्चर नंबर 11 से लेकर लेक्चर नंबर 22 तक है, यानी सिर्फ और सिर्फ आपके पास 12 लेक्चर है। 12 लेक्चर में से आपने अच्छी तरह प्रिपरेशन कर ली। सबसे पहले क्या करना है, आपने ये जो ओवरऑल वर्क है ना, इसको आपने कंप्लीट पढ़ना है। अब इसको कंप्लीट पढ़ने के बाद आपने जो अच्छी तरह चीजों को फोकस करना है वो कौन कौन सी, जिस तरह देखें सबसे पहले लेक्चर नंबर 11 में आपके पास आया हुआ है कि वन केस ऑफ स्लो रीडिंग, कि आप स्लो रीडिंग कर सकते हैं। वो कौन सा मेथड है आपके पास? वोकलाइजेशन मेथड है, इस तरह एक साइलेंट वर्ड है, इस तरह ये तमाम चीजें जो ये आपने अच्छे तरीके से पढ़नी। जो मेन चीजें मैंने यहाँ पर अंडरलाइन कर दी और इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम वीडियो के साथ साथ मैं इसको अंडरलाइन जो है वो करता जाऊंगा। दूसरा देखें यहाँ पे मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और पिछली दफा ये क्वेश्चन बार दफा पूछे गए थे कि वो कह रहा है कि यू मस्ट रिकॉग्नाइज दैट पर्पस। आपको सबसे पहले रिकॉग्नाइज जानना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा अपना पर्पस क्या है। किसका पर्पस? राइटिंग की बात कर रहा है। आपको पता होना चाहिए कि आपकी टोटली इंग्लिश की किताब जो है वो रीडिंग और राइटिंग के बारे में है। तो सबसे पहले आपको रीडर का या पढ़ने वाले का आपको एटीट्यूड और टोन के बारे में पता होना चाहिए। अब जो एटीट्यूड और टोन है वो राइटर की फीलिंग को एक्सप्रेस कर रही होती है। अब ये चीजें आती होती हैं कि राइटर की फीलिंग को कौन सी चीज एक्सप्रेस करती है, टोन एक्सप्रेस करती है, एटीट्यूड एक्सप्रेस करता है, या क्या चीज ऐसी है कि जो राइटर की फीलिंग को आपको बता रही होती है उसकी, जब आप किताब पढ़ रहे होते हैं। तो इसका बोथ ऑप्शन करेक्ट है, तो आपने इसको अच्छी तरह याद कर लेना है। फिर वो कह रहा है देयर आर 3 कॉमन पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन टू इन्फॉर्म, ये भी इंपॉर्टेंट है। वो कितने कम्युनिकेशन के पर्पसेस हैं जिसके जरिए आप क्या कर सकते हैं, आप जो है चीजों को जान सकते हैं, आप कम्युनिकेशन को जो है इन्फॉर्म कर सकते हैं। तो वो 3 पर्पसेस हैं, ये भी आपने इस तरह याद कर लेना है। आगे बात करें तो ये आपने एज इट इज पढ़ लेना है। जो इसके अंदर कुछ भी मुझे इतना इंपॉर्टेंट नहीं लगा, लेकिन इंशाल्लाह जैसे ही लगेगा मैं आपके साथ दोबारा वीडियो बना के शेयर कर दूंगा। ओवरऑल मैंने पढ़ा हुआ है, इसके अंदर इतनी इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो नहीं है। आगे बात करें तो आपने इस तरह पढ़ लेनी है। सिर्फ आपको राइटिंग और रीडिंग के बारे में बता रहा है कि आपने जो है वो किस तरह से राइट या रीड करना है, और इसके अलावा कुछ नहीं है। काइंड्स ऑफ क्वेश्चन देखिए जी, ये भी आपसे पूछ सकता है कि द काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस और रीडिंग पैसेजेस आर लाइकली टू बी एज फॉलोज। सबसे पहले आपको काइंड ऑफ क्वेश्चन के बारे में मीनिंग का पता होना चाहिए। मीनिंग क्या होता है? मीनिंग का मतलब होता है कि आपका मतलब क्या है, आप अपनी बात को कन्वे करना क्या चाहते हैं। फिर फैक्ट्स है। अब आपको पता है फैक्ट किसे कहते हैं। फैक्ट और ओपिनियन बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप इंपॉर्टेंट लिख लेंगे, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। एक फैक्ट है और एक दूसरा ओपिनियन है, वो आगे जाके मैं आपको दिखाता हूँ। ओके जी, एक फैक्ट है, इसको आप इंपॉर्टेंट लिख लें। उसके अलावा रीडिंग क्या होती है, लाइंस के दरमियान आप रीडिंग करते हैं। दूसरा आपके पास जो है वो मेटाफोर है। मेटाफोर किसे कहा जाता है? इसे जो है इस्तारा भी कहा जाता है, लैंग्वेज है। इसके अंदर भी आपने इसको इस तरह पढ़ लेना है, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दूसरी बात करते हैं समरी की। समरी क्या होती है? बहुत दफा ये क्वेश्चन पूछा गया था, समरी किसे कहते हैं? समरी कहा जाता है रिजल्ट को। रिजल्ट का मतलब क्या होता है कि जनाब आपने टोटल चीजों को समराइज किया, आपने टोटल चीजों को देखा, उसके बाद आपने नतीजा ही निकाला कि ये आपका जो नतीजा होगा वो आपकी समरी के अंदर कंक्लूड करेगा। आगे आती है ओपिनियन, OPINIONS। ओपिनियन का मतलब होता है राय। राय किसे कहते हैं? राय और फैक्ट में बड़ा फर्क है। मैं अगर आपको यहाँ पे समझाऊं, थोड़ा सा ड्यूरेशन लंबा हो जाएगा, लेकिन आपको समझाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओपिनियन कहा जाता है राय को, यानी आप अपनी राय का इजहार कर रहे हैं, जबकि ये होता है हकीकत।
हकीकत का मतलब ये होता है कि आपने क्या करना है, आप कोई हकीकी चीज पे बात कर रहे हैं। और राय का मतलब कोई भी राय कर सकता है ना, कि मैं कह रहा हूँ कि आपका हो सकता है क्वेश्चन आ जाए, तो ये मेरी अपनी ओपिनियन है, लेकिन आपका आए या ना आए वो आप खुद देख रहे हैं, वो आपका फैक्ट है। तो ये दोनों चीजों में डिफरेंस याद रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये आपको लाजमी तौर पर पेपर में पूछा जाता है। इनफैक्ट ये फाइनल पेपर में भी आपको आएगा, जो आपके आगे फाइनल टर्म एग्जाम्स होंगे उसके अंदर 1 से 2 MCQ यहाँ के लाजमी आते होते हैं। तो आगे बात करते हैं जी लेक्चर नंबर 12 की। लेक्चर नंबर 12 में आपका क्या है, मेकिंग जो है आपका इन्फ्रेंसेस। इसमें आप क्या पढ़ेंगे, इसके अंदर आप ट्रू फॉल्स पे देखेंगे, जो कि आगे जाके बात करेंगे हम जाके। ये देखिए आपने ये पढ़ लेना है एक दफा पूरा, सिर्फ आपने अपने MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको अच्छी तरह याद कर लेना है। बाकी अब आपको यहाँ पर याद करने वाली कोई चीज नहीं, आपने सिर्फ अपना कॉन्सेप्ट जो है उसको लाजमी इस तरह क्लियर कर लेना है। तो अगर हम बात करें तो ये MCQs हैं, ये आ गया ओपिनियन और फैक्ट। ये वाले MCQs बहुत दफा पूछे जाते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ पर लिख भी लें इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर आपके पास फिजिकली हैंडआउट्स मौजूद हैं तो आपने इसको लाजमी तौर पर लिख लेना है। कह रहा है देखिए, मैं अगर आपको एक समझाऊं तो माय ब्रदर, मेरा जो भाई है, असलम इज वेरी हैंडसम। जो असलम है वो बहुत ज्यादा हैंडसम है। अब देखिए हो सकता है वो मेरी नजर में हैंडसम हो लेकिन आपकी नजर में हैंडसम ना हो, तो ये क्या है, ये एक ओपिनियन है। इस तरह का MCQs पिछली दफा आया हुआ था, इसीलिए मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। इसके अलावा क्या कह रहा है, लास्ट नाइट जो पिछली रात थी, देयर वाज एन एक्सीडेंट ऑन द हाईवे। अब एक एक्सीडेंट हुआ हाईवे पर, डेफिनेटली आपने देखा, मैंने देखा, तो ये क्या है, एक फैक्ट है। फैक्ट का मतलब ये एक हकीकत है कि हुआ था, तो कोई कह रहा है ना। लेकिन हैंडसम है, अब हैंडसम आपकी नजर में हो सकता है, उसके माँ बाप की नजर में हो सकता है, लेकिन मेरी नजर में नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये उसका ओपिनियन है, ये उसकी राय है, मेरी राय नहीं है। इसी तरह से आपने कुछ पॉइंट है फैक्ट और ओपिनियन के बारे में, इसको आपने इस तरह याद कर लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें भी आप इंपॉर्टेंट टॉपिक लिख लें। एक ग्रैंड क्विज की तैयारी कर रहे हैं हम, थोड़ी सी वीडियो का ड्यूरेशन जो लंबा हो सकता है, लेकिन आपने वीडियो को कंप्लीट पॉज करना है ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर किया जा सके। आगे क्या कह रहा है, वैल्यू वर्ड्स आफ्टर रिप्रेजेंट ओपिनियन। अब आपके वैल्यू वर्ड्स कौन से हैं ये आपने याद कर लेने हैं। ये भी पूछा जाता है कि एक पिछले दफा बैड आया हुआ था, बैड इज अ वैल्यू वर्ड। क्या बैड एक वैल्यू वर्ड है, ट्रू और फॉल्स? तो आपका आंसर था ट्रू या फॉल्स। तो आपने इस तरह से याद रखना है कि आपका आंसर ट्रू होगा। इस तरह ये सारे वर्ड हैं जो कि आपने इस तरह से इसको पढ़ लेने हैं, इसको आपने भूलना नहीं है। ओपिनियन की डेफिनेशन भी आपको यहाँ पर दोबारा इसने बता दिया, तो ये भी आपने इस तरह से याद कर लेनी है एक दफा। नेक्स्ट अगर हम मूवमेंट करें तो आपके पास थोड़े वेरियस फैक्टर्स लिखे हुए हैं, ये भी आपने इस तरह इसको पढ़ लेना। आपने अगर लेक्चर लिए हुए हैं तो आपके लिए कोई भी मुश्किल बात नहीं है। एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, एडवर्बल्स क्या होते हैं, ये भी आपने इस तरह याद कर लेना है। टाइम रिपीट, ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि अर्लियर क्या है, अर्लियर एक एडजेक्टिव है, प्रोनाउन है, वर्ब है, तो आपको ये कैटेगरीज लाजमी आनी चाहिए। ये टेबल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये भी इंशाल्लाह ताला आपने याद कर लेना। बाकी इंशाल्लाह मैं आपके साथ जो आपकी करंटली फाइल है और 2020 में आने वाले जितने भी क्वेश्चन है वो आपके साथ सारे इसी चैनल पर शेयर लाजमी कर दूंगा, तो आपने इसको भी इस तरह याद कर लेना। इंपॉर्टेंट चीजें मेरा काम है आपको बताना, लेकिन पढ़ना अब आपने खुद से है। चुके मैं इंशाल्लाह अपकमिंग डेज के अंदर, अपकमिंग जो आएगा नेक्स्ट सेमेस्टर्स के साथ, मैं ये जो नया आने वाले स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए भी मैं एक दफ़ा ये दिखा दूंगा, एक दफ़ा उनके लिए मैं टोटल जो लेक्चर है वो भी बना दूंगा। तो एडवर्बल्स की बात करें तो एडवर्बल्स में देखिए सबसे पहले तो आपको अब 2 कैटेगरीज मिल जाती हैं। उन 2 कैटेगरीज में क्या क्या चीज़ें लाई करती हैं ये भी आपने याद रखना है। जिस तरह साइमल्टेनियसली, अब इसके अंदर आपके पास क्या है कि इन द मीन टाइम, ये कहाँ पर कंसिस्ट करेगा, एडवर्बल की सेकंड टाइम में। व्हेन कहाँ पर कंसिस्ट करेगा, वो भी साइमल्टेनियस में। तो इस तरह की चीजें होती हैं, ये आपने याद करनी है। बाकी जो टॉपिक सेंटेंसेस आपके पास जितने बहुत बड़े बड़े सेंटेंसेस, इसको आपने स्किप कर सकते हैं आप, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें लेक्चर नंबर 14 की, तो टेक्स्ट आ जाता है। टेक्स्ट के अंदर आपने क्या करना है, एक्शन क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आपने इसको इस तरह याद करना है कि एक्शन क्या होता है। इसके बारे में आपने अपना कॉन्सेप्ट लाजमी ले लेना है। कोई भी चीज समझ नहीं आएगी तो मुझसे कमेंट्स में आपने लाजमी पूछ लेना है। कैरेक्टर्स क्या होते हैं, जिस तरह आपको पता है कि टीवी ड्रामाज में आप देखते हैं कैरेक्टर, तो कैरेक्टर का मतलब होता है किरदार। किरदार किसी का भी हो सकता है ना, कोई भी किरदार निभा सकता है। तो इस तरह से आपने किरदारों को याद रखना है। टोटल ये एक आपकी जो फैक्ट बुक है वो उस पर कंसिस्ट कर रहा है, तो आपने इसको बस अपना कॉन्सेप्ट लाजमी क्लियर करना है। इसके अलावा आपको रट्टा लगाने की जरूरत है ही नहीं। स्पीच किसे कहते हैं, स्पीच का मतलब होता है बात करना, यानी बातचीत को हम स्पीच कहते हैं। किस तरह की आपसे अगर आप किसी छोटे से बात करें तो आपको पता होना चाहिए मैंने बात किस तरह करनी है। अगर आप किसी बड़े से बात करें तो आपको पता होना चाहिए मैंने किस तरह से बात जो है वो करनी है। फिर डायरेक्ट स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, डायरेक्ट का मतलब ये होता है कि अगर मुझे आपकी कोई चीज पसंद नहीं है तो मैं आपको डायरेक्ट कह दूंगा नहीं जी आप गलत काम कर रहे हैं, या मुझे आपकी स्टेटमेंट पसंद नहीं आई। इस तरह एक इनडायरेक्ट होता है। इनडायरेक्ट का मतलब क्या होता है कि मैं आपसे ऊपर नीचे करके बात कर रहा हूँ, एज लाइक एज कि मैं वो करूँ नहीं, अगर आप ऐसे नहीं ऐसे कर लेते तो वो आपके लिए ज्यादा बेहतर था। तो इस तरह से एक ये चीजें होती हैं, ये भी आपको लाजमी तौर पर याद रखनी होती हैं। उसके अलावा यहाँ पर देखेंगे भी एक टेबल इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी आपने इस तरह पढ़ लेना वगैरह है कि 5 वैलिड कैरेक्टर्स हैं जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं हर सेंटेंस में।
कौन कौन से, आप फॉर एग्जाम्पल कह सकते हैं, फॉर इंस्टांस कह सकते हैं, इसके अलावा एन एग्जाम्पल ऑफ दिस कह सकते हैं। तो ये तमाम तर वो चीज़ें हैं जिसके जरिए आप अपने सेंटेंस को, आप अपनी बात को अच्छे तरीके से जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी के भी सामने। राइटिंग की बात हो रही है तो हम राइटिंग में ज़्यादातर आपने देखा होगा इंग्लिश में आपकी जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी है वो फॉर इंस्टांस को इस्तेमाल करती है। इसका मतलब ये होता है मिसाल के तौर पर एक ही बात है, लेकिन एक ही बात को बहुत ज़्यादा जो तरीके होते हैं उनमें लिखा जा सकता है, उनमें पढ़ा जा सकता है। तो इसके बारे में आपको इस लेक्चर में बता रहा है। लेक्चर नंबर 15 की बात करें तो अब आपके सामने है इंटरप्टिंग विजुअल डेटा। इसका मतलब क्या होता है, इसमें भी आपने इस तरह पढ़ लेना है। देखें जी, यहाँ से देखें वो क्या कह रहा है आपको कि वो ये कह रहा है कि आप फॉरगॉटन कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन 75%। ये आता नहीं होता, ये आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। ये आपको बता रहा है कि अगर आप पढ़ते हैं तो आपकी इन्फॉर्मेशन आप इतने % याद रखते हैं, अगर आप लिखते हैं तो आपको इतने % याद होती है। इसके बारे में आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट अगर मूवमेंट करें तो नेक्स्ट ये देखें आपको उसने यहाँ पर एक टोटल जो है वो ट्रू फॉल्स की एक्सरसाइज दी हुई है। ट्रू फॉल्स आपके इंग्लिश के अंदर ज्यादा आते होते हैं, तो ये आपने इस तरह याद कर लेने हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको आपने स्किप नहीं करना। फिर ग्राफ की बात करें तो ग्राफ की डेफिनेशन भी बहुत दफा पूछी जाती है। क्या होती है, ग्राफ एक इलिट्रेट कर रहा होता है, आपको बता रहा होता है कि रिलेशनशिप क्या है टू थिंग्स के अंदर, जो कि आप क्या करते हैं, और विच इज मेजर्ड ऑन वर्टिकल एक्सिस एंड द अदर और हॉरिजॉन्टल एक्सिस। आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट है, आपको सबको पता है कि वर्टिकल एक्सिस और हॉरिजॉन्टल एक्सिस में फर्क क्या है। इस तरह और इस तरह वाला, आप ये जो ग्राफ होते हैं ये आपको दो चीजों के सामने डिस्टेंस बता रहे होते हैं, इनका रिलेशन रिलेट करके आपको दिखा रहे होते हैं, आपको बता रहे होते हैं। बार ग्राफ क्या होता है, बार ग्राफ को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि बार ग्राफ को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आपको ना ये आना चाहिए कि जो कॉलन होता है इसको बार ग्राफ से रिप्रेजेंट किया जाता है। बार ग्राफ इज सिमिलर टू द लाइन ग्राफ एक्सेप्ट दैट द बार एक्सटेंडिंग फ्रॉम ईदर द वर्टिकल ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। बार ग्राफ वगैरह सिमिलर होता है किसके, लाइन ग्राफ के। ये भी एमसीक्यूज आपसे पूछा जाता है कि बार ग्राफ इज सिमिलर टू विच वन, लाइन ग्राफ, खाली ग्राफ या नन ऑफ देम। तो आपको पता होना चाहिए जो बार ग्राफ होता है वो लाइन ग्राफ को डिस्टर्ब कर रहा होता है, वो लाइन ग्राफ को बता रहा होता है, दिखा रहा होता है, उसी के सामने वो उसको जो है वो पेश कर रहा होता है सारी चीजों के बारे में। आगे बात की जाए अगर तो आगे क्या है आपका, आगे भी फिलिंग द ब्लैंक्स है, इसको आप स्किप वगैरह कर सकते हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आगे बात करूं इससे आगे तो देखें आपके सामने कंपैरेटिव एब्सोल्यूट है, ये आपने सिर्फ एज अ नॉलेज के लिए सिर्फ पढ़ लेना, यहाँ से ज्यादातर कुछ नहीं आता होता। आगे ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देयर आर मेनी रीजंस फॉर यूजिंग कंपोनेंट इन डिस्करेज, दे मे बी अ शो एज इक्विवेलेंट है, नॉन इक्विवेलेंस है, द सुपरलेटिव है, पैरेलल इंक्रीज। चीजें क्या होती हैं ये आगे जाके आपके साथ डिस्कस करते हैं। तो एग्जांपल्स आपको बता रहा है, देखें एग्जांपल में क्या आपको बता रहा है। अच्छा एक और एक चीज की आपको मैं यहाँ पर बता चलूं कि इक्विवेलेंस, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी बड़ा पूछा जाता है कि इक्विवेलेंस का मतलब क्या होता है कि आप किसी भी वर्ड्स को कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, कोई शो कर रहे हैं इक्विवेलेंस, जिस तरह सेम, जिस तरह ईच है, इधर है, ऑल है, बोथ है, तमाम तर ये जो टेबल है ये इक्विवेलेंस का टेबल है, ठीक है, ये टेबल ऑफ इक्विवेलेंस है। तो ये वर्ड्स आपने सारे याद रखने हैं, ये वर्ड्स आपसे पूछे जाते हैं, जिस तरह आर सिमिलर इज इक्विवेलेंस, या क्या कह रहा है नॉन इक्विवेलेंस या सुपरलेटिव। तो आपको पता होना चाहिए कि जो ये वाला जो टेबल है ये इक्विवेलेंस का है, तो ये आपने इक्विवेलेंस ही लगाना है। तो ये आपने लफ्ज जो है इसको इस तरह याद कर लें, इसका रट्टा लगा लें, तो ये आपके लिए ज्यादा बेहतर है। फिर नॉन इक्विवेलेंस क्या आ जाता है, ये टेबल ऑफ नॉन इक्विवेलेंस है, इसके अंदर आप क्या बात करते हैं, नॉट एज यानी मोर देन, फीवर देन, लेस देन, नॉट इक्वल टू, यानी इसके अंदर आप ये बात करते हैं कि जो काम नहीं हो रहा या बहुत ज्यादा किसी भी क्वालिटी को शो कर रहा है, तो आप यहाँ पर जो है वो इस चीज की बात करते हैं, नॉन इक्विवेलेंस की बात करते हैं। तो ये टेबल आपने इस तरह याद कर लेना। इसका मतलब क्या होता है कि वर्ड को और जो कंस्ट्रक्ट कर रहा होता है वो नॉन इक्विवेलेंस होता है, यानी इक्विवेलेंस का मतलब ये होता है कि वो किसी की बराबरी को शो नहीं कर रहा होता, जबकि इक्विवेलेंस का मतलब ये होता है ये इक्वल से वर्ड निकला, वो किसी की भी बराबरी को इस्तेमाल जो है वो शो कर रहा होता है। सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है, सुपरलेटिव डिग्री के अंदर आप EST का इजाफा करते हैं, मोस्ट का इजाफा करते हैं और लीस्ट का इजाफा करते हैं। और मेरा नहीं ख्याल कि इसको आप स्किप कर सकते हैं, क्योंकि ये वो टॉपिक्स हैं जो कि पिछले क्विज के अंदर 2020 के अंदर हर स्टूडेंट के क्वेश्चन में, हर स्टूडेंट के क्विज में आए हुए थे, तो ये आपने अच्छी तरह याद कर लेना, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके आगे पैरेलल इंक्रीज क्या होता है, ये भी आपने सिर्फ एज ए नॉलेज के लिए पढ़ लेना है। इसके अलावा आपको इक्विवेलेंस और नॉन इक्विवेलेंस का मैंने बता दिया, सुपरलेटिव डिग्री का भी मैंने बता दिया, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर आगे आपको वही डिफरेंस बता रहा है, अगर आप पीछे अच्छी तरह पढ़ लेंगे तो आपको जो डिफरेंस है आपके सामने वो आ जाएगा सारा। उसके आगे बात करते हैं, ये भी मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर, ये क्या है, एवेल्युएटिंग टेक्स्ट। एवेल्युएट आप इस तरह कर सकते हैं टेक्स्ट को, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टोन क्या होती है आपकी, जिस तरह ऑप्टिमिस्टिक है, ऑप्टिमिस्टिक क्या कहते हैं, खुशी या मायूसी को। इसके अलावा फिर आपके पास बिटर है, तल्ख को। फिर टॉलरेंट है, टॉलरेंट का मतलब क्या होता है, जो आपकी
होती है, बर्दाश्त होती है, हम उसे टॉलरेंट कहते हैं। फिर इसके अलावा जो सेंटिमेंटल है, इमोशंस को हम सेंटिमेंटल्स कहते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इमोशंस को आप क्या कहते हैं, वो सेंटिमेंटल कहा जाता है। फिर ह्यूमर है, ह्यूमर हम मज़ाहिया को कहते हैं। अब आपसे क्या करेगा, अब आपसे पूछेगा, जिस तरह मैं अगर आपसे कहूँ ना, जिस तरह ऑप्टिमिस्टिक है, ऑप्टिमिस्टिक का मतलब ये होता है मायूसी। अब मायूसी का मतलब ये होगा कि मैंने आपसे कहा है कि जनाब ये आपके नंबर जो है वो कम है, हालांकि आपके नंबर अच्छे हैं, लेकिन मैं आपको किसी के सामने इलिटरेट कर रहा हूँ, मैं आपको जो है वो आपकी बेइज्जती कर रहा हूँ, तो ये आपके लिए मायूस गुना है। तो अब आप यहाँ पर क्या हो रहे हैं, अब ऑप्शन में आपसे पूछेगा कि अब आप यहाँ पर ऑप्टिमिस्टिक आपकी फीलिंग है, बिटर फीलिंग है आपकी, या टॉलरेंट है। तो डेफिनेटली अब अगर आप मायूस हो रहे हैं तो आपकी जो है वो ऑप्टिमिस्टिक है। या अगर मैं आपको खुश करूँ कि आप बहुत अच्छे हैं जनाब, और आपका जो आपकी जो तैयारी है वो अच्छी है, आप इस तरह करते हैं उस तरह करते हैं, तो आप खुश हो रहे हैं, तो वहाँ पर भी आपकी जो फीलिंग होगी वो ऑप्टिमिस्टिक होगी। इस तरह से मैं आपके साथ अगर कोई बर्दाश्त करने की बात कर रहा हूँ, मैं कोई मज़ाहिया बात करूँ, तो ये तमाम तर चीज़ें आपने अच्छी तरह पढ़ लेनी है, आपने अपने लेक्चर में अच्छी तरह प्रिपेयर की हुई हैं। अब मैं इतना ज़्यादा तो आपको डिटेल से नहीं बता सकता, क्योंकि अब मेरा मकसद वीडियो बनाने का सिर्फ ये है कि मैं आपके साथ इंपॉर्टेंट चीज़ें शेयर कर दूँ जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वर्बल आयरनी ऑकर्स क्या होते हैं, ये भी आपने एक दफ़ा पढ़ लेने हैं। ये लाइन मैंने यहाँ पर अंडरलाइन की हुई है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वर्बल जो आयरनी ऑकर्स होते हैं, किसकी वजह से बनते हैं, क्या होता है, ये टोंट की वजह से होते हैं, तो ये आपने इस तरह याद कर लेने हैं। फिर इसके अलावा एग्रीमेंट किसे कहते हैं, एग्रीमेंट कहते हैं कि एक जो इन विच इन इज वन इन विच यू मेक अ पॉइंट एंड देन प्रोवाइड सपोर्ट। एग्रीमेंट उस चीज़ को कहा जाता है कि जनाब दो बंदों की एक ही चीज़ पर रजामंद आना जो कारकर्दगी होती है उसे एग्रीमेंट कहा जाता है। तो आगे आपको एग्जांपल दे रहा है कि माय नाइट बोर्ड जो मेरे नेबर्स हैं वो इनकंसिडरेटेड हैं, वो एक्सेप्ट यू टू प्रोवाइड। तो आपने अच्छी तरह ये सब कुछ पढ़ लेना है। इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स है, मेरा काम है आपको सिर्फ वो बताना। इसके अलावा ये देखें जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी मैंने यहाँ पर अंडरलाइन कर रखा है। वो कह रहा है आयरनी ऑलवेज इन्वॉल्व्स डिस्क्रिपेंसी। जो आयरनी होती है, होता क्या है, ये टोंट को कहते हैं, यानी आप किसी को टोंट करें उसी को आप इंग्लिश के अंदर वो आयरनी का नाम दे देते हैं। तो उसके अंदर जो क्या होती है, उसके अंदर आप डिस्क्रिपेंसी को इस्तेमाल कर रहे होते हैं, वो आप शो कर रहे होते हैं, वो सर्कुलर रीजन की वजह से, किसी भी रीजन की वजह से आप उसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपने इसको इस तरह पढ़ लेना है। मैं आपको पेज नंबर भी दिखा देता हूँ। इसका पेज नंबर इसका 105 है, और 105 के अंदर ये लाइन लिखी हुई है, इसको इस तरह से आपने याद कर लेना है। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो क्या होता है, हैस्टी जनरलाइजेशन किसे कहते हैं, दिस इज दैट कंक्लूजन दैट इज नॉट लॉजिकल। देखिए हैस्टी जो जनरलाइजेशन होता है, ये एक वो कंक्लूजन होता है, वो नतीजा होता है जो कि लॉजिक नहीं बता रहा होता। यानी कि अगर किसी भी चीज़ के पीछे लॉजिकली बात की जाए ना, तो ये लॉजिक आपको नहीं दिखा रहा होता, सिर्फ ये आप कह सकते हैं कि आपको ये एक कॉमन सा या एक बिल्कुल ही जो बेवकूफ़ाना अगर आप नतीजा निकाल लें बिना बात सुने बगैर, तो ये वो वाला जो जनरलाइजेशन जो आपका कंक्लूजन होगा वो होगा आपके पास। इसके अलावा इधर का मतलब क्या है, फेलिका का मतलब क्या है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, तो आपने इसको भी इस तरह याद कर लेना है। कंपैरिजन की बात करें तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लोज और कंपैरिजन। क्लोज क्या होता है, ये आपके पास डेफिनेशन लिखी हुई है, इसको आपने इस तरह याद कर लेना है। इसके अलावा कंपैरिजन में से आता क्या क्या जनाब, आपको एक पैराग्राफ दे दिया जाता है। फॉर एग्जांपल ये पैराग्राफ है आपका, और पैराग्राफ का मेन मकसद क्या है, उसका टॉपिक सेंटेंस क्या है। जिस तरह मैंने कहा आई एम अ गुड बॉय, ठीक है। अब इसका टॉपिक सेंटेंस क्या है आपके पास, वो ऑप्शन आपको दे देगा, 1 ऑप्शन, 2 ऑप्शन, 3 ऑप्शन। तो आपने उसको आपको आना चाहिए, आपको जो है नतीजा निकालना आना चाहिए कि इसका टॉपिक क्या होगा, इसका क्या क्या चीज़ है। आपने पहले अच्छी तरह पूरा पैराग्राफ को पढ़ना है, पूरे कंपैरिजन को पढ़ना है, उसके बाद आपने इसका जो टॉपिक सेंटेंस है वो आपने निकाल लेना है। एक्सरसाइज 1 है आपके पास, इस तरह का बहुत ज़्यादा आपसे पूछा जाता है। जिस तरह ये है कि डाउन बाय द सिलेबस, डाउन बाय डैश सिलेबस, द ऑन टू फर्दर। तो आपको पता होना चाहिए कि हमने एप्रोप्रिएट सेंटेंस को इस्तेमाल करना है। मैंने आपके लिए एक और फाइल बना रखी है जिसके अंदर टाइम पीरियड के मैंने आपको बताया, वो भी मैं इंशाल्लाह आपके साथ जितना जल्दी पॉसिबल हो सकता है वो आपके साथ इसी चैनल पर शेयर कर दूंगा, ताकि आपको उसके बारे में भी अच्छी तरह दिखाया जा सके, अच्छी तरह बताया जा सके। तो ये वो आंसर्स की एक्सरसाइज है, ये आपने जिस तरह कॉपी कर लेनी है, एक दफ़ा अपनी आंखों से गुजार लेना है, इसको इस तरह पढ़ लेना आपने। ये एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी आपको जो टॉपिक जो लेसन नंबर 17 है, लेसन नंबर 17 ओवरऑल बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो ये आपने इस तरह याद कर लेना है। लेक्चर नंबर 18 की बात करें अगर, तो लेक्चर नंबर 18 के बारे में आपसे रीडिंग की ही बात कर रहा है। वही बात है कि आपने बार बार रीडिंग की, और क्या करना है, ये आपको ट्रू और फॉल्स की बात कर रहा है, तो आपने ट्रू और फॉल्स में अच्छी तरह इसको याद कर लेना है। अंडरस्टैंडिंग द पैसेज आपने करना है। अब आप ये क्या करेंगे, अब आप देखिए आपको उसने एक पैसेज दे दिया है, इस पैसेज को आपने कंप्लीट रीड करना है, उसके बाद आपने ये बताना है कि ये क्या ट्रू है या फॉल्स है। इस तरह के आपसे सिर्फ 2 से 3 लाइन का पैसेज आता है, तो उसी चीज़ के बारे में आपसे पूछता है कि आपने बता देना होता है, उसका मेन आइडिया आपने बताना होता है। मेन आइडिया के बाद आपने बताना होता है क्या ये पैसेज में बात की गई थी या नहीं की गई थी।
उसके आगे ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपने इस तरह कर लेना है। लेक्चर नंबर 19 की अगर बात करें तो लैंग्वेज के बारे में बता रहा है, टाइप्स ऑफ मेमोरी, ये भी आपका सारा वही है जो मैंने आपको पीछे बता दिया है। ये सारे आपने मेन आइडिया बताने हैं। आपको पता है कि आपके सामने एक टॉपिक होगा, उस टॉपिक को आपने देखना है और उस टॉपिक के बाद आपने उसका मेन आइडिया जो है वो जनरेट करके इनको दिखा देना, बता देना है। तो एप्रोप्रिएट जो होगा वही आपने लिखना है। एप्रोप्रिएट किसे कहा जाता है? एप्रोप्रिएट का मतलब होता है मुनासिब जो अल्फाज होंगे आपने उसी को लिख लेना है। लेक्चर नंबर 20 की बात करें तो ये देखें क्या लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट लेक्चर, सेंटेंस में पहले आता है। अच्छा, कॉज और अफेक्ट की बात करें अब। कॉज कहते हैं वजह को, अफेक्ट किसे कहा जाता है? अफेक्ट कहते हैं जिसकी वजह से हुआ, जिस में हुआ। अब देखिए बात किस तरह करेंगे अब आगे। यहाँ पर एक एग्जांपल इसकी दी होगी, तो ये ट्रू फॉल्स आपने इस तरह पढ़ लेने सबसे पहले। अब बात करते हैं एग्जांपल्स की। कंटेंट रिव्यू है, इसको भी आपने एक दफा अच्छी तरह रीड आउट कर लेना है। इसके अलावा जहाँ पर इसकी एग्जांपल्स हैं वो ये रही। तो ये देखें जी, ये आपके सामने एग्जांपल्स हैं। इस तरह की एग्जांपल आपसे पूछी जाती हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि ये कॉज है या ये अफेक्ट है। तो कॉज और अफेक्ट का मतलब क्या होता है? कॉज का मतलब होता है कि वजह, किसकी वजह से हुआ, और अफेक्ट जब हो गया जब एक दफा, तब उसका अफेक्ट क्या होगा। ठीक है, तो ये आपने इस तरह याद कर लेना है। कंप्यूटर ये वाली जो एग्जांपल है, ये वाली भी पिछले क्विज में बहुत ज्यादा पूछी गई थी, तो आपसे मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ। ये भी आपने इस तरह से एक दफा पढ़ लेनी है। उसके आगे आपको इस तरह का एक पैराग्राफ दे दिया जाता है, लेकिन ये पैराग्राफ आपके जो सब्जेक्टिव टाइप होता है उसके अंदर आता है। इसके अलावा ये आने के चांसेस नहीं होते हैं क्विज के अंदर, तो आपने इसके बारे में परेशान नहीं होना। 21 की बात की जाए तो ये भी वही पैराग्राफ है जो कि आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप ग्राफिकली अपनी इन्फॉर्मेशन को किस तरह दे सकते हैं। ये आपने जो एक्सरसाइज सोल्व होती है ये आपने लाजमी इस तरह कर लेनी है। अंडरस्टैंडिंग आप ये पूरा पैसेज है, इस पूरे पैसेज को अंडरस्टैंड करने के बाद आपको यहाँ पर इसने दिए हुए हैं, तो ये आपने इस तरह पढ़ लेने हैं। अगर तो ये इसके अंदर होगा तो वो ट्रू होगा, नहीं होगा तो वो फॉल्स हो जाएगा। तो ये वो चीजें जो कि आपने पैसेज को देख के रीड आउट करनी है। तो आपको ये जिस तरह आपने 9-10 के अंदर कंपैरिजन लिखा हुआ था, तो आप उसके अंदर से क्वेश्चन के जो आंसर थे वो निकालते होते, उस तरह से ये आपका है। इंग्लिश आसान है, लेकिन आपने थोड़ा सा अपना कॉन्सेप्ट जो है उसको लाजमी इस तरह क्लियर कर लेना है। उसके आगे बात करें लेक्चर नंबर 22 की, तो लेक्चर नंबर 22 क्या है? कॉम्प्लेक्स राइटिंग सेंटेंस टाइप है आपके पास। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर जो जेरेंट है, इन्फिनाइट है या इन्फिनेटिव है, रिलेटिव जो एडवर्ब है, ये तीनों डेफिनेशन आपने इस तरह याद कर लेनी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसके बारे में आपने ये ओवरऑल पढ़ लेना अच्छी तरह से। ये एज अ एमसीक्यूज आपसे बहुत दफा पूछा जाता है। फिर सिंपल सेंटेंस क्या होता है, सिंपल सेंटेंस की पहचान क्या होती है, इसके अलावा ये आपने इस तरह पढ़ लेना है। प्रैक्टिस आपको दी हुई है, प्रैक्टिस आप छोड़ भी सकते हैं। इसके अलावा डिपेंडेंट वर्ड्स क्या होते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये डिपेंडेंट वर्ड वो वर्ड्स होते हैं जिसके ऊपर डिपेंड हो रही होती चीजें। जिस तरह यहाँ पर पंक्चुएट इसने दिया हुआ है, तो ये आपके सामने वर्ड्स शेयर किए हुए हैं, तो ये सारे के सारे जो पंक्चुएट डिपेंडेंट वर्ड्स हैं वो आपके साथ एग्जांपल यहाँ पर शेयर कर रहा है, लेसन रिव्यू दे रहा है। यहाँ पर कुछ मैंने लिखा हुआ है। सिंपल सेंटेंस क्या होता है? देखिए जी, सिंपल सेंटेंस इट कंसिस्ट ऑफ सिंगल सब्जेक्ट। ये आपने याद रखना है, जो सिंपल सेंटेंस होता है ये कंसिस्ट करता है सिंगल सब्जेक्ट पर। इंडिपेंडेंट क्लास क्या होता है? इंडिपेंडेंट क्लास सिंपल सब्जेक्ट होता है। कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है? कंपाउंड सेंटेंस, कंपाउंड का मतलब होता है दो। तो जब आपके पास 2 इंडिपेंडेंट क्लास आ जाएंगे वो कंपाउंड सेंटेंस बन जाएगा। और आगे जाके जब आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की बात करेंगे तो इट इज अ सेंटेंस दैट कंटेन्स एन इंडिपेंडेंट क्लास। ये वो सेंटेंस होता है जो कि कंटेन होता है इंडिपेंडेंट क्लास में एंड वन और मोर डिपेंडेंट क्लासेस। और वन और मोर डिपेंडेंट क्लासेस के अंदर होता है जिसको हम किससे जोड़ते हैं? ऑल्थो से, आफ्टर से, बिकॉज से, सिंस से, वन से। यानी ये वो अल्फाज है जिससे आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को जोड़ते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। अगर आपको नहीं समझ आई तो आपने मुझसे पूछ लेना है। यहाँ तक आपका सिलेबस था, तो आगे आपका लेक्चर नंबर 23 स्टार्ट हो रहा है, तो वो इंशाल्लाह आपको जब आगे आप जाएंगे तो मैं आपको उसमें भी एक आपके सामने वीडियो बना के जो है वो कर दूंगा। आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको समझ आ चुकी होगी। इसके अलावा मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि इंशाल्लाह अपकमिंग डेज में आपका जो इस्लामियात है, पाक स्टडी है, वो भी मैं आपके साथ इंपॉर्टेंट जो लेक्चर्स हैं वो भी आपके साथ शेयर कर दूंगा।